अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फर्स्ट 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं न्यू बुक मैथ के। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास 8 और वो उसका नाम है लॉजिक। लॉजिक की हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले थ्योरी लिखी हुई है। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग थ्योरी को समझ लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। लॉजिक होता क्या है? लॉजिक इज़ द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग। कहते हैं हमारे पास लॉजिक क्या है? एक मुनज़्ज़म मेथड है, किसका? रीजनिंग का। दैट इनेबल, जो हमें इस काबिल बनाता है, टू द इंटरप्रेट होता है तशरीह करना, किसी चीज़ को खोल के बयान कर देना या फिर उसकी तशरीह कर लेना। द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट दी गई हो, ठीक है, उसकी क्या करें हम? उसका मीनिंग फाइंड कर सकें, ठीक है, उसकी क्या कर सकें? तशरीह कर सकें। एग्जामिन देयर ट्रूथ, देख सकें कि क्या वो चीज़ ठीक है, हम उसको परख सकें कि वो चीज़ ठीक लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है। एंड रिड्यूस होता है किसी चीज़ का नतीजा निकालना। न्यू इन्फॉर्मेशन, और हम लोग क्या करें? न्यू इन्फॉर्मेशन से नतीजा निकाल सकें फॉर एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, जो हकाइक हमारे सामने मौजूद हैं। ठीक है, सिंपल ये है कि लॉजिक है हमें क्या सिखाती है बेटा, कि हम अपनी अक्ल से फ़ैसला लें, अपनी अक्ल से काम लेकर इस बात को समझें और गौर करें कि आया जो चीज़ हमारे सामने चल रही है वो दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, उसको एग्जामिन करें अपने सामने, ठीक है, फिर नतीजा निकालें। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिक बोलते हैं, और उर्दू में इसे मंतक बोलते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन याद करना चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, मतलब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है बेटा? इसका यूज़ है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रॉब्लम को सोल्व करने में। आपको हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको सोल्व करने में मंतक का इस्तेमाल होता है, लॉजिक का इस्तेमाल होता है। एंड डिसीजन मेकिंग, और सही फ़ैसला करने में। ठीक है, अब हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास 2 रास्ते हों, ठीक है, तो हमने एक सही रास्ते को पिक करना है ना, ठीक है, तो वो हमें मदद करती है मंतक इसमें। वी जनरली यूज़ लॉजिक इन आवर डेली लाइफ वाइल इंगेजिंग इन मैथमेटिक्स। कहते हैं हम लोग मैथ में भी, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं लॉजिक का, और जब हम मैथ का पढ़ते हैं, जब मैथ को सीखते हैं, उसमें भी लॉजिक का इस्तेमाल होता है। एग्ज़ाम्पल है, अच्छा लॉजिक के अगर एग्ज़ाम्पल हम लोग लिखना चाहें तो जैसे हमारे पास है, अगर वैसे समझने के लिए, अगर हम कहते हैं, पहला हमारे पास बयान ये है कि अगर बारिश हो रही है तो ज़मीन गीली हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास पहला बयान है कि अगर बारिश हो तो हमारे पास ज़मीन क्या होती है? गीली होती है। तो इस वक्त बारिश हो रही है, ठीक है, अगर इस वक्त बारिश हो रही है तो नतीजा क्या निकालेंगे कि ज़मीन क्या होगी? गीली हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है? ये हमारे पास लॉजिक की एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल वी ऑफन ड्रा जनरल conclusion from the limited number of observation and experiences। कहते हैं हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं और अपने एक्सपीरियंस, या तो ऑब्जर्वेशन से या फिर एक्सपीरियंस से, लिमिटेड नंबर की एक्सपीरियंस होने चाहिए, ठीक है, उनसे हम लोग एक नतीजा निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। अ पर्सन, एग्जाम्पल लेने लगे हैं, अ पर्सन गेट्स अ पेंसिलिन इंजेक्शन वंस और ट्वाइस। एक आदमी है, ठीक है, उसने पेंसिलिन का इंजेक्शन लग लिया है 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। एंड एक्सपीरियंस इज़ आ रिएक्शन सून आफ्टरवर्ड। उसने क्या देखा कि उसने मुशाहदा किया, मतलब उसने एक्सपीरियंस किया कि जब वो लेता है उसके बाद क्या हुआ है, उसे ही जनरलाइज दैट, उसे क्या हो गई थी? एलर्जी हो गई थी। ठीक है, उसने रिएक्शन कर दिया, पेंसिलिन रिएक्शन, जब इंजेक्शन लेता है ना वो, तो उस आदमी के क्या हो जाता है? उसका रिएक्शन मिलता है उसे। ही जनरलाइज, उसने क्या किया? इससे अंदाज़ा लगा लिया ही इज़ एलर्जिक इन पेंसिलिन, उसे क्या एलर्जी है पेंसिलिन से। ठीक है, उसने 1 या 2 दफ़ा पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाया, ठीक है, उसने इंजेक्शन ने उसका रिएक्शन दिया उसकी बॉडी पे, ठीक है, और उसने 1 या 2 दफ़ा लगाने से अब ये देखा कि उसे क्या हो गया, उसने ये रिड्यूस कर लिया, उसने ये रिज़ल्ट निकाला कि मुझे क्या है? पेंसिलिन से एलर्जी है। तो ये हमारे पास क्या है? अब इस तरह क्या है हमारे पास? दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, इस तरीके से, मतलब हम 1 या 2 दफ़ा चीज़ों को देखें, ठीक है, और उससे नतीजा निकाल लें। इस तरीके से जो कंक्लूजन निकालते हैं ना हम लोग, उसको इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमने 1 या 2 दफ़ा चीज़ों को देखा ही उससे नतीजा निकालने को क्या बोलते हैं? इंडक्शन बोलते हैं। अगर आप ना इसकी डेफिनेशन भी याद करना चाहे तो आप ऐसे करेंगे, दिस इन्वॉल्व ऑफ ड्राइंग जनरल कंक्लूजन फॉर लिमिटेड ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस इज़ कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है, कि हम लोग लिमिटेड ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से जो नतीजा अखज़ करते हैं उसे इंडक्शन बोलते हैं। दोबारा सुन लें, दिस इन्वॉल्व ऑफ ड्राइंग
जनरल कंक्लूजन फॉर लिमिटेड ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस इज़ कॉल्ड इंडक्शन, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंडक्शन रीजनिंग इज़ हेल्पफुल इन नेचुरल साइंस, ये हमारे पास नेचुरल साइंस में हेल्प करती है। वेयर वी मस्ट डिपेंड अपॉन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, कहते हैं कि हमारे पास डिपेंड होती है जो ऑब्जर्वेशन है और एक्सपेरिमेंट है उसे रिपीट किया गया होता है। इनफैक्ट ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन, कहते हैं हमारे जो नॉलेज का ज़्यादातर हिस्सा है ना वो क्या है हमारे पास, वो इंडक्शन के बेस पे होता है। और मैनी ओकेजन्स वी हैव टू अडोप्ट द अपोजिट कोर्स, कहते हैं बहुत से मौके ऐसे होते हैं कि हम क्या करते हैं अपोजिट कोर्स को लेते हैं। वो अपोजिट कोर्स क्या है हमारे पास, वी हैव टू कंक्लूड सम एक्सेप्टेड और वेल नाउन एक्सेप्ट, कि हमारे पास पहले से कुछ चीज़ें बनी होती है, हमने जस्ट उसे क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, ये तो इंडक्शन तो ये था ना कि हमने खुद मुशाहदा किया है 1-2 मरतबा, 2 या 3 दफ़ा, तो हमने उससे खुद नतीजा निकाला है। ठीक है, इसके रेसिप्रोकल एक चीज़ आने लगी है जो हमारे पास शुरू से एक चीज़ चलती आ रही है। ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एज इट इज़। वी ऑफन कंसल्ट लॉयर्स और डॉक्टर, कहते हैं हम लोग लॉयर्स और डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर गुड रेपुटेशन। ठीक है, क्योंकि उनकी रेपुटेशन क्या बनी होती है, गुड बनी होती है। ठीक है, अगर 1 या 2 शख्स मतलब एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो अगर कोई शख्स आपसे आके कहे कि वो वाला डॉक्टर अच्छा है या फिर वो वाला वकील अच्छा है, ठीक है, तो आप उसके पास आसानी से चले जाओगे। ठीक है, आप इस चीज़ को मान लोगे कि ठीक है वो शख्स ठीक कह रहा था, ये रेपुटेशन उसकी अच्छी बनी हुई है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस वे ऑफ रीजनिंग ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव टू बी ट्रू। इससे हम लोग पहले से जो ट्रू चल रहा होता है ना, हम उस चीज़ को मान लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिडक्शन बोलते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप इस तरह लिखोगे, दिस इज़ द मेथड ऑफ रीजनिंग वेयर कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम प्रीमिसेस दैट आर बिलीव टू बी ट्रू। ठीक है, हम पहले से ट्रू चीज़ मानी हुई चीज़ को ट्रू मान के चलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिडक्शन। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, जो इंडक्शन है बेटा उसका हम लोगों ने मुशाहदा खुद किया है 1 या 2 दफ़ा, ठीक है, तजर्बा किया है, उसके बाद हमने एक उसका नतीजा निकाला, रिजल्ट निकाला है। लेकिन डिडक्शन क्या है, पहले से जो चीज़ चलती हुई आ रही है, ठीक है, उसको हम लोगों ने ट्रू मान लिया, उसको डिडक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल है, आल मैन आर मोर्टल, सारे आदमी क्या है, फ़ानी है। ठीक है, वी आर मैन, हम भी ये मैन है, आदमी है। देयरफॉर वी आल्सो मोर्टल, तो हमने भी क्या हो जाना है, फना हो जाना है, मर जाना है। ठीक है, इसका सिंपल अगर समझें कि तमाम लोगों ने मर जाना है। ठीक है, अली एक आदमी है, ठीक है, एक अली एक इंसान है, मतलब तमाम इंसानों ने मर जाना है, तो अली एक इंसान है, तो अंडरस्टूड अली ने भी फोत हो जाना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिडक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास टू स्टडी लॉजिक वी स्टार्ट विद द स्टेटमेंट, लॉजिक को स्टडी करने के साथ साथ हम लोग स्टेटमेंट को आप देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लॉजिक वाला समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट। आ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस विच मे बी ट्रू और फॉल, कहते हैं हमारे पास एक सेंटेंस भी हो सकता है, कोई भी सेंटेंस जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं, या फिर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, एक्सप्रेशन में ना इक्वालिटी नहीं आती है, आपको पता होना चाहिए, छोटी क्लास में पढ़ते हैं। जैसे अगर हम मैथ की एग्जांपल लूँ तो x² + x + 2, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है एक। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाएगी ना, तो ये बेटा एक इक्वेशन बन जाएगी। अगर हमें इक्वल टू नज़र आ जाए तो इक्वेशन होती है ये, लेकिन अगर ये सिर्फ ऐसे लिखी होती है x² + x + 2, तो अब ये इक्वेशन नहीं बल्कि एक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, याद रखना। विच मे बी ट्रू, कहते हैं या तो वो ट्रू हो या फिर वो फॉल हो, बट नॉट ट्रू, लेकिन वो नॉट बोथ, लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते। एक स्टेटमेंट है, अंडरस्टूड है, एक बात है, या तो वो सही होगी या फिर वो गलत होगी, ऐसा तो नहीं ना हो सकता वो सही भी हो और गलत भी हो। इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, आप याद कर लीजिएगा। दिस इज़ द करेक्ट एज फॉर एज मैथमेटिक्स एंड अदर साइंसेज आर कंसर्न, कहते हैं इसे दुरुस्त माना जाता है मैथ के अंदर और दूसरी साइंसेस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, जितनी भी हमारे पास साइंसेज हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर एक स्टेटमेंट है A=B कैन बी आइदर ट्रू और फॉल, कहते हैं हमारे पास एक स्टेटमेंट है A=B, या तो ये ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। ट्रू किस केस में होगी, अगर यहाँ पर लिखा हो 10 = 10 तो ये ट्रू है, 10 के इक्वल होता है। लेकिन अगर लिखा हो कि 10 = 11 तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और ये ट्रू हो जाएगी। दो ही केस है ना, ऐसा तो नहीं ना हो सकता ये ट्रू भी हो जाए और फॉल्स भी हो जाए। सिमिलरली एनी फिजिकल और केमिकल थ्योरी कैन बी आइदर ट्रू और फॉल, कहते हैं इसी तरह हमारे पास बहुत सी फिजिकल एंड केमिकल थ्योरी ठीक भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं।
या तो गलत होंगी या फिर ट्रू होंगी। देयर हाउएवर इन स्टैटिकल और सोशल साइंसेस इट इज़ समटाइम इम्पॉसिबल टू डिवाइड ऑल द स्टेटमेंट इनटू टू म्यूचुअल कंक्लूजन क्लासेस। कहते हैं हमारे पास बहुत सी स्टैटिस्टिकल एंड सोशल साइंसेस में हम ना दो स्टेटमेंट निकालते हैं, मतलब जो ट्रू हो या फिर फॉल हो सकता है, वो दोनों का रख लेते हैं हम लोग, टू म्यूचुअली कंक्लूजन कर लेते हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस रख लेते हैं। ठीक है, हम एग्जैक्ट नहीं बताते हैं उसमें कि आया ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। सम स्टेटमेंट में भी फॉर इंस्टेंस अनडिसाइडेड, कुछ स्टेटमेंट अनडिसाइडेड होती हैं। ठीक है, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि आया वो ठीक है या फिर गलत है। वी कैन थिंक ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ आइदर एक्यूरेट और इनएक्यूरेट। कहते हैं आप सोचें, ठीक है, हम सोचेंगे कि हमारे पास बहुत सी मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन है, या तो वो करेक्ट होंगी या फिर इनकरेक्ट होंगी। अच्छा, यहाँ पे आगे ना उन्होंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, कुछ ट्रू एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं मैथ की और कुछ हमारे पास लिखी हुई हैं फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमारे पास पहले ट्रू स्टेटमेंट्स वो देख लेते हैं। फर्स्ट है फॉर अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर एक्स का हमारे पास नॉन नंबर रियल नंबर है एक्स एंड इंटीजर m एंड n वी हैव x की पावर m, x की पावर n इज़ इक्वल टू x की पावर m प्लस n। ये बेटा ट्रू स्टेटमेंट है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, उसमें हमने पता अगर बेस सेम हो पावर z हो जाएंगी तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ऑलवेज 180, ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल होते हैं, ये ट्राइंगल है, इनके तो अंदरूनी अंदरूनी एंगल को बोलते हैं, इन तीनों का सम आप करें तो हमारे पास 180 डिग्री आंसर आता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, दी यूनिट हुई है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है 2πr। सर्कमफ्रेंस हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, इसकी बाउंड्री हमारे पास होती है 2πr सर्कमफ्रेंस जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्यू, मतलब रैशनल नंबर सबसेट है किसका, रियल नंबर का। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, क्यू हमारे पास एक छोटा नंबर है और रियल नंबर हमारे पास बड़ा नंबर है, क्योंकि जो रियल नंबर है ना बेटा, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास रैशनल नंबर का यूनियन रे इल रैशनल नंबर के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, रियल नंबर। तो हमारे पास क्यू क्या होगा, फिर सबसेट हो जाए। बेटा 5 है हमारे पास 22/7 डज नॉट बिलोंग टू इरेशनल नंबर। बेटा इरेशनल नंबर में हमारे पास इरेशनल नहीं है, क्योंकि 22/7 हमारे पास बिलोंग करता है रैशनल नंबर से, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर में से बिलोंग करता है, इरेशनल में से नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू लिखी हुई है। बस है, नेक्स्ट है द सम ऑफ टू ओड इंटीजर इज़ एन इवन इंटीजर। कहते हैं हमारे पास दो ओड इंटीजर को मतलब सम करें तो हमें क्या मिलता है, इवन इंटीजर मिलता है। जैसे हमारे पास है सम करें, ओड इंटीजर ले लें, एक 3 ले लें और एक 5 ले लें, दोनों को सम करें तो 8 मिल रहा है। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओड नंबर वो होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है x² - 5x + 6 = 0 फॉर x = 2 और x = 3 के लिए हमारे पास ये करेक्ट है। ठीक है, वैसे तो इसके मिड टर्म ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपने इसको ट्रू प्रूफ करना हो तो इसको ऊपर लिख के देख लें, x की जगह पे 2 रखें, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ार 10 + 6। अब देखिए 6 और 4 10 और -10 0 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह 3 को रख के देख लें। तो ये हमारे पास 7 उन्होंने डेफिनेशंस दी, सॉरी एग्जांपल्स दी हैं, जो कि ट्रू थी, हमने डिस्कस कर ली हैं। बस फॉल्स स्टेटमेंट है जो 3 + 4 7 होता है, 8 नहीं होता, ये गलत है। नंबर ऑफ़ इंटीजर्स जो से हैं वो सबसेट है W का, गलत है। द होल नंबर है ना W, बेटा ये 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ इंटीजर्स में 0 +-1 +-2 +-3 होल, जो हमारे पास होल नंबर है वो सबसेट होता है Z का, Z सबसेट नहीं होता W का। ऑल आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं जितनी भी आइसोसेल्स ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती हैं, नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, जबकि आइसोसेल्स ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड मुख्तलिफ होती हैं। बिटवीन एनी 2 रियल नंबर देयर इज़ नो रियल नंबर। कहते हैं 2 रियल नंबर के दरमियान कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, गलत चीज़ है, करता है एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इनका इंटरसेक्शन लिया है। इंटरसेक्शन में दोनों चीज़ें कॉमन लिखनी होती है, देखें इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। इसका असल जवाब आना था एम्प्टी, लेकिन उन्होंने 1 2 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है, तो ये गलत स्टेटमेंट। हमारे पास इफ़ A एंड B आर द लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब A हमारे पास लेंथ है और B हमारे पास विड्थ है रेक्टेंगल की। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कहते हैं हमारे पास 1/2 A क्रॉस B, तो ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होता है, हमारे पास A × B लेंथ × विड्थ होता है इसका रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है,
हमारे पास 7 है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज़ दिस। ठीक है, गलत फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हमारे पास होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, ये करेक्ट होता है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द इक्विलेटरल इज़ ऑलवेज 180। तो बेटा 180 नहीं होता, हमारे पास 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल होता है, ये क्वाड्रिलेटरल लगा लें। ठीक है, तो इनके इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा हमारे पास बेटा 360 डिग्री जाता है। ठीक है, द सेट ऑफ इंटीजर इज़ फाइनाइट। बेटा गलत है, सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नहीं होते, क्योंकि ये हमारे पास होता है 0 +-1 +-2 सो ऑन चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं। इसलिए जो चीज़ रुक नहीं रही तो वो फाइनाइट कैसे हो सकती है। बेटा इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कल। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।